हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 फिजिक्स में आज चैप्टर ये यूनिट 2 है, चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग आज समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आपने चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पर आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था। और वैसे भी चार्ज किस अवस्था में थे? रुके हुए अवस्था में थे। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ था। और इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि चार्ज के बारे में ही अध्ययन करेंगे, लेकिन जो चार्ज होगा वो मोशन में होगा। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट के बारे में पढ़े थे, चार्ज रेस्ट में था, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें चार्ज मोशन में होगा। ठीक है, चार्ज इसमें गति करेगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जिसमें इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का अध्ययन करते हैं इन मोशन में। ठीक है, चार्ज किस में होगा? मोशन में होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो जिसका भी आप पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे तो उसका डिफिनेशन पढ़ने से पहले आप उसको किससे डिनोट करते हो वो जान लीजिए, तब आपके दिमाग में बढ़िया से इमेज बनेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई बराबर क्यू/टी। तो क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, और टी क्या है? समय है, टाइम है। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे कि रेशियो है। तो यह एक रेशियो किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का और समय का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो आप पढ़े हैं शुरू से कि पर सेकंड को इसको हम लोग क्या कहते हैं? द रेट कहते हैं, रेट दर कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो वही हुआ कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, किसी चालक से। अब चार्ज किससे होकर प्रवाहित होगा? किसी चालक से ही प्रवाह होगा ना। कोई कुचालक से तो प्रवाह हो नहीं सकता है, कोई सुचालक से ही प्रवाह होगा। तो चालक से प्रवाहित विद्युत आवेश की दर यानी रेट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको डिनोट करते हैं आई से, और आई बराबर होता है क्यू/टी। इसको आप स्मॉल यदि चार्ज लेंगे तो स्मॉल चार्ज के लिए dq/dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग यूनिट वगैरह का बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ऊपर में क्या है? चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। बटे में समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो कूलम पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। और कूलम पर सेकंड को ही हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। यानी इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अनदर यूनिट होता है। ठीक है, करंट का कुछ अनदर यूनिट, जैसे करंट का एक यूनिट तो एम्पियर हो गया, कूलम पर सेकंड हो गया। दूसरा इसका बहुत सारा यूनिट है, जैसे बहुत सारा स्मॉल यूनिट हो गया। ठीक, जितना भी ये सब है स्मॉल यूनिट है, क्योंकि इस सब का पावर में देखिए, सब का पावर में 10⁻³ 10⁻⁶ यानी माइनस लगा हुआ है, यानी इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो करंट का स्मॉल यूनिट है क्या? 1 माइक्रो एम्पियर, यानी माइक्रो एम्पियर करंट का स्मॉल यूनिट हुआ। मिली एम्पियर हुआ, माइक्रो एम्पियर हुआ, नैनो एम्पियर हुआ, पिको एम्पियर हुआ। ठीक है, तो ये सब स्मॉल यूनिट है किसका? करंट का। तो 1 मिली एम्पियर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, उसी तरह 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁹ एम्पियर। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 पिको एम्पियर बराबर होता है 10⁻12 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया, याद हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते। तो अब यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि यह इट इज़ डिनोटेड बाई, इसका यूनिट होता है कूलम पर सेकंड, जिसको एम्पियर कहते हैं। ठीक है,
तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे, इसको याद नहीं करेंगे कि ये केवल स्केलर ही होता है, लेकिन इसको हम समझ के देखेंगे कि ये आखिर स्केलर होगा तो कैसे स्केलर होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर शो डेट द इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपको सिद्ध कर दिखाना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ना वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट है तो हम लोग करंट लेंगे। तो मान लेते हैं कि एक वायर ओ ए है, इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और एक वायर बी ओ है, ठीक है, जिससे कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। और दोनों जो वायर है वो एक दूसरा का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री में दोनों कनेक्ट है। ठीक है, और फिर ये दोनों का जो जुड़कर जो एक वायर बन रहा है, दोनों वायर जो जुड़कर एक वायर बना रहा है, उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये तीनों जब दो वायर मिलकर तीसरा वायर बनाया तो तीनों वायर एक दूसरा के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कंसिडर 2 डिफरेंट करंट of 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर फ्लोइंग इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर AO एंड BO। यानी सॉरी, ये तीसरा वायर तो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, केवल ये दूसरा ये पहला वायर और दूसरा वायर ही एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो दो वायर जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहता है तो दो वायर क्या है, AO है और BO है। ठीक है, और दोनों से होकर 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम कंसिडर किए कि यहाँ पर 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का दो करंट है जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर AO और BO से होकर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि और जो दोनों वायर है ना वो मीट कर रहा है, एक जगह पर मिल रहा है एट ए जंक्शन ओ पर। ठीक है, जंक्शन क्या किसको कहते हैं, जैसे आप जंक्शन रेलवे में देखे होंगे कि जहाँ पर बहुत सारा पटरी आकर मिल रहा है उसको जंक्शन कहते हैं। उसी तरह दो करंट वायर एक दूसरे पर जहाँ आकर मिल रहे उसको जंक्शन कहेंगे। ठीक है, और जंक्शन ओ पर दोनों मीट कर रहे, ठीक है, मिल रहे, एंड देन फ्लो, और फिर फ्लो करने लग रहे हैं अलोंग वायर OC, और फिर दोनों करंट मिलकर एक करंट हो जाता है और एक करंट आपका OC की तरफ फ्लो करने लग रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि द करंट इन वायर OC इज 7 एम्पियर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि फिर OC में टोटल करंट कितना हो जाता है 7 एम्पियर हो जाता है, विच इज अ स्केलर एडिशन ऑफ 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो 7 एम्पियर आप कैसे बता दिए कि OC से होकर 7 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, आप 3 एम्पियर और 4 एम्पियर को जोड़े तब ना, यानी ये आप इसको डायरेक्ट जोड़े 3 एम्पियर और 4 एम्पियर बराबर आप इसको डायरेक्ट जोड़ दिए 7 एम्पियर, यानी ये आपने स्केलर एडिशन किया। ठीक है, स्केलर एडिशन किया। अब तो फिर वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो वेक्टर एडिशन में क्या होगा ना, वेक्टर एडिशन आप इस तरह करते हैं, उसका रिजल्ट जैसे ये वेक्टर एडिशन आप इस तरह निकालते हैं, वेक्टर एडिशन कि एक वेक्टर दे दिया रहता है, दूसरा वेक्टर दे दिया रहता है, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है R बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB साइन थीटा, ये आपने एक पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर 2AB कॉस थीटा शायद होता है। ठीक है, कॉस थीटा। तो ठीक है, तो यहाँ से देखिए A यानी 3 एम्पियर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 और इंटू 3 एम्पियर इंटू 4 एम्पियर और कॉस 90 डिग्री का। यहाँ पर देखिए दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जो साइन 0 का होता है यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट अंडर में है, तो यहाँ पर आपने 3 एम्पियर का 9 और 4 एम्पियर का 16, और इधर तो cos 90 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, तो इधर तो इस तरह आपने वेक्टर सम करके यहाँ पर 16 9 25, ठीक है 25 और बराबर आपने 5 एम्पियर निकाला। तो देखिए हम जब स्केलर एडिशन किए थे तब मेरा 7 एम्पियर आया था, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर 7 एम्पियर। जब हमने वेक्टर एडिशन किया फार्मूला लगा करके, रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला लगा करके, तब मेरा आया 5 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो OC से 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जबकि मेरा तो वेक्टर एडिशन में 5 एम्पियर होता है, लेकिन वेक्टर एडिशन में 5 एम्पियर होता है लेकिन 5 एम्पियर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द करंट इन वायर OC 7 एम्पियर विच इज़ स्केलर एडिशन। देखिए जो
आप वहाँ पर 7 एम्पियर जो है ना उसका राइट आंसर, तो वो 7 एम्पियर कैसे आया, स्केलर एडिशन करने पर आता है, ना कि 5 एम्पियर रिक्वायर्ड बाय वेक्टर एडिशन, ना कि वेक्टर एडिशन करने पर 7 एम्पियर आता है। वेक्टर एडिशन करने पर तो मेरा 5 एम्पियर आता है, जबकि वहाँ पर आंसर कितना है, 7 एम्पियर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो वेक्टर एडिशन के नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, फॉलो नहीं करता, और देयरफॉर और इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, कैसे होता है, तो इस तरह हमने सिद्ध कर दिया। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में EMF कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका मतलब ये कोई बल होगा। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो देखते हैं कि क्या ये सही में बल है या फिर कुछ और है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आंसर को। तो द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए शुरू में ही आपको पता चलिएगा कि ये कोई फोर्स नहीं बल्कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक विभवांतर होता है, ठीक है, ये एक विभवांतर होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। एक सेल के, जैसे एक सेल हो गया, जैसे हम एक सेल छाप रहे हैं, ठीक है, एक बैटरी छाप रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक सेल हो जिसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये एक सेल हो गया, ठीक है, सेल। तो एक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स, वही हो गया, दोनों टर्मिनल के बीच का यह एक विभवांतर होता है, और वो भी कैसा विभवांतर होता है, मैक्सिमम विभवांतर। तो आखिर इसको मैक्सिमम क्यों कहा गया है, तो चलिए इसको भी देखेंगे कि व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब इस सेल से हम कुछ भी करंट नहीं ले रहे, इसका मतलब ये सेल जो है ना अभी ऑफ में है, यानी ये अभी बंद है, ठीक है, ये ऑफ में है, यानी ये ओपन है, यानी ये खुला हुआ है, ये ऑन नहीं है। ये सेल से इलेक्ट्रिक करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब ये नो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन यानी नहीं लिया जा रहा है, डेट इज, इसका क्या मतलब है कि व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब ये सर्किट जो है ना वो खुला है, खुला, कहीं पर ये बंद नहीं है। जैसे इस तरह से होता है ना, स्विच होता है ना, स्विच इस तरह से अभी ये खुला हुआ है। जब इसको इस तरह से हम लोग कर देंगे, कि यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तब ये होता है कि ये ऑन है, अब ये चालू है, लेकिन ये इस तरह से खुला है, ठीक है। तो जब खुला है तब सेल से कुछ भी हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं ले रहे हैं, तो उस समय जो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो मैक्सिमम होगा, उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा जब दोनों, क्या होता है कि जब जो सर्किट होता है वो ओपन रहता है, तब उसका दोनों टर्मिनल का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो मैक्सिमम रहता है, और इसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। समझ में आ गया। तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, E लिखकर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इस तरह से E लिखकर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिनोटेड बाय, इस तरह से E लिखकर, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यानी फोर्स नहीं होता, ये एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल यानी V बराबर, हम पढ़े हैं क्या होता है, V बराबर क्या होता है, रुकिए, आपने वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये पढ़ा है, यानी जूल पर क्या, चार्ज का, वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, यानी जूल पर कूलम होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, यानी इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। कहीं पर आपको जूल पर कूलम भी मिलेगा तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, इसका जूल पर कूलम भी होगा यूनिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इस तरह से E लिखकर, ठीक है। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या देखा था कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिया जा रहा है, तब उस तरह का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन यदि हम सेल से हम करंट लेंगे, ड्रॉन को जगह में हम नॉट ड्रॉन लिख देंगे, जब नॉट ड्रॉन या फिर नो
के जगह में हम यस लिख देंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक, इसको काट देंगे, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब हम सेल से इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं तब उस तरह से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, तब उस तरह के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल, देखिए इलेक्ट्रोड को ही टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, ऑफ ए सेल, किसी भी बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब हम सेल से इलेक्ट्रिक करंट ले रहे होते हैं, दैट इज व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट इस तरह से, जब सर्किट इस तरह से क्लोज है, ठीक है, बंद है, ठीक है, तो उस तरह के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और उसको ई से डिनोट करते थे, इसको भी से डिनोट करते हैं, और भी बराबर दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का ही यूनिट वोल्ट होगा, ठीक है, जूल पर कूलम होगा, ठीक है, वोल्ट होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। टर्मिनल आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद आप हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग समझेंगे। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोलाइट यानी वो चालक और सेल यानी बैटरी के दोनों सिरों के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट इस इलेक्ट्रोलाइट से पास करता है, जब इलेक्ट्रोलाइट से पास करता है, जब उस चालक से पास करता है, जब इस सुचालक से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण और सेल के दोनों टर्मिनल के कारण जो मेरा रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, यानी जो मेरा प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध मतलब अंदर में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, किसी के कारण नहीं बल्कि खुद के कारण। खुद के कारण कैसे, इलेक्ट्रोलाइट के कारण यानी जो सुचालक के कारण और इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल उस बैटरी के दोनों टर्मिनलों के कारण, ठीक है, जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो ये प्रतिरोध है तो इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। जैसा कि प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है ना। तो देखिए इस तरह से सुचालक है, तो ये वाला क्या है, एक सुचालक है, एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, और इसके अंदर में एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी के दोनों टर्मिनल, धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल, और इस सुचालक और इस बैटरी के दोनों टर्मिनल के कारण जो देखिए रेजिस्टेंस पर उत्पन्न हो रहा है, इस तरह का रेजिस्टेंस, उसी को हम स्मॉल r कहते हैं, ठीक है, आंतरिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन EMF एंड TPD, जो अभी हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और क्या पढ़ा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा ना। अब दोनों का बीच का हम लोग रिलेशन देखेंगे कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करता है। तो चलिए इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है। तो ये कंडक्टर है जैसा, और इसके अंदर में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। उसी तरह इसमें भी एक कंडक्टर है, इसके अंदर में भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये क्या है, ई यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या है, भी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों का स्विच यहाँ पर है के, और इसका स्विच, और ये इसमें रेजिस्टेंस है। अब ये सर्किट है तो सर्किट का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो रेजिस्टेंस R है और इस सर्किट का भी रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या बोला था, जब सर्किट क्लोज रहता है, सॉरी जब सर्किट ओपन रहता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या पढ़े थे, जब सर्किट क्लोज रहता है, बंद रहता है, और इसमें जब सर्किट खुला रहता है, और इसमें जब सर्किट बंद रहता है, ठीक है। तो इस तरह पॉइंट दे दिया, इसका मतलब इसमें सर्किट ऑन है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इस तरह से इसमें पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसमें अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कुछ इसके बारे में, कुछ लिखेंगे कि व्हेन स्विच इज़ ऑफ, जब इसमें स्विच ऑफ रहता है, देखिए इस वाला फिगर का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जब स्विच इज़ ऑफ, ठीक है। तो देन जब स्विच इज़ ऑफ, व्हेन स्विच इज़ ऑफ, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द सर्किट, तो सर्किट से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जान रहे हैं आप। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू द EMF, और जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा वो EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा, आप जानते हैं। एंड व्हेन स्विच इज़ ऑन, अब देखिए अब इस वाला फिगर का हम लोग बात करने लगे, इस वाला फिगर का, कि जब स्विच इज़ ऑन, जब स्विच को ऑन कर देते,
तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो करेगा। आप जान रहे हैं कि तब तो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन स्विच इज ऑन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द सर्किट, तब इलेक्ट्रिक करंट तो जरूर फ्लो करेगा। एंड टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द आर प्लस आर, तब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसमें तो टोटल रेजिस्टेंस बोल दिया कि ईएमएफ के इक्वल होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। लेकिन अब इसमें टर्मिनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें जितना भी रेजिस्टेंस है ना सब वो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम पाए, इसको भी जोड़ देंगे, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पाए तो इसको भी जोड़ेंगे। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। और उसमें कितना आया था रेजिस्टेंस, ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल। तो अब हम लोग लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अब टोटल कितना फ्लो हो रहा है पूरा सर्किट से, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हमको रिलेशन निकालना है ना, तब दोनों का इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हमको सेम दिखाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहाँ पर ई बाई आर, तो आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में, क्लास लगभग 10A में पढ़ा होगा, ठीक है, कि भी बराबर आपने आई आर पढ़ा था, भी बराबर आई आर, बोलिए, हाँ पढ़ा था। तो यहाँ से हम आई को यदि निकाल लेंगे तो भी बाय आर होता है। अच्छा, यहाँ पर भी हम लोग ओम लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, इस वाला क्लास के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें ओम्स लॉ को जरूर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा आप समझ लीजिए कि आई बराबर भी बाय आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो जिसमें स्विच ऑफ था उसका कितना आया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल आया था, यानी ई, और इसका और फिर फिर रेजिस्टेंस कितना आया था इसका, आर प्लस आर, किसका आया था, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना किसका आया था, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो आई आर प्लस आर बराबर ई, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आई का वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आई आर प्लस आई आर बराबर ई, तो यहाँ पर आई आर बराबर क्या होगा, भी होगा, भी बराबर आई आर बराबर आई, यहाँ पर प्लस आई आर और ई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन निकल गया, भी मतलब क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दोनों का बीच का रिलेशन भी प्लस आई आर बराबर ई। तो यहाँ पर आप गौर से यदि आप इसको इस रिलेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का आई आर से, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से आई आर ज़्यादा है। तो देखिए आई आर किधर है, बराबर का इस तरफ है, यानी इस तरफ आई आर पहले से देखिए 5 रुपये है, इधर 2 रुपये है। तो बोलिए तो हमको 5 बराबर करने के लिए हमको किधर जोड़ना पड़ेगा, इधर 3 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इधर जो है ना वो इधर इसको 2 + 3, तो इधर पहले से 3 रुपया ज़्यादा था, इसीलिए हम इधर 3 रुपया ज़्यादा जोड़े, तब ना दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार हम इधर जोड़ देख सकते हैं कि भी प्लस आई आर जो है ना, इधर पहले से मेरा आई आर ज़्यादा है, इसीलिए इधर हमको आई आर जोड़ना पड़ा। तो इस तरह दोनों मेरा बैलेंस बन गया, ठीक है, दोनों समान हो गया। तो इस तरह से रिलेशन बना, भी बराबर आई, भी प्लस आई आर बराबर ई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, बी से ज़्यादा है, तब ना हम इधर आई आर जोड़े, ठीक है। इधर पहले से भी आई आर है, यानी ये पहले से ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद हम लोग एक देख रहे हैं, क्या देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था ना कि इंसुलेटर और दोनों सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के कारण जो मेरा रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमने देखा था, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि स्मॉल आर बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए स्मॉल आर बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, तो यही वाला हम देखिए, हमको स्मॉल आर चाहिए, तो स्मॉल आर को हम कहीं से पाएंगे। तो देखिए हमको भी आई आर और ई में देखिए हमको स्मॉल आर मिल रहा है, तो क्यों ना इसी फार्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको हो सकेगा आर का वैल्यू मिल जाए। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं। तो भी बराबर भी प्लस आई आर बराबर ई है, तो हम लोग आई आर को एक तरफ रख देते हैं और भी को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, और फिर केवल हमको किसका जरूरत है, हमको तो आर का जरूरत है, तो आर को निकाल लेते और ई माइनस भी बाई आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कि क्या होगा, उसके बाद कि आर बराबर हो जाएगा, अब दोनों को सेपरेट कर दे, सॉरी अभी इसको सेपरेट नहीं करेंगे, पहले हम एक फार्मूला जानते हैं कि भी बराबर आई आर होता है ना, भी बराबर आई आर होता है। तो हमको आई नहीं चाहिए, तो हम आई बटे आई बराबर भी बाई आर हो जाएगा। तो आई का ही फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पर भी बाई आर यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, भी बाई आर पुट कर दिए, तो पुट कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो आर है इसको हम
ऊपर ले जा सकते हैं, मैथ में तो आप इस तरह करते हैं ना, ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ई माइनस भी बटे बी और मल्टीप्लाई में आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको सेपरेट कर देंगे कि भी तो दोनों के लिए है, तो एक बार भी इसको दे देंगे, एक बार भी इसको दे देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों को भी दे दिए, तो यहाँ पर भी एक जगह कट रहा है, आप देखिए तो बढ़िया से कि यहाँ से भी कट रहा है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू, मेरा स्मॉल आर का रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए तो ई बाई भी माइनस 1 और कैपिटल आर क्या है, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, और स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालने बोल रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाल लिए। स्मॉल आर बराबर क्या आया, स्मॉल आर बराबर आया ई बाई भी माइनस 1 आर, फिर से स्मॉल आर बराबर ई बाई भी माइनस 1 इंटू आर, फिर से स्मॉल आर बराबर ई बाई भी माइनस 1 इंटू आर। याद हो गया। तो चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ इस क्लास में आपको इतना ही पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद मैं ओम स्लो वाला लेक्चर लेकर आऊँगा, तो आप उस लेक्चर को अटेंड करना नहीं भूलिएगा। तो ये वाला वीडियो अभी आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, तो थोड़ा वीडियो को देख रहे हैं कि कितना बच्चा देख रहा है मेरा वीडियो। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का और भी हम लोग डिस्कस करते करते हम लोग अपना स्टडी करेंगे। ठीक है, और आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आज वीडियो लाया था। ठीक है, इस चैप्टर को आज से हम लोग स्टार्ट किए, चैप्टर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स तो मिल ही रहा है, आप यहाँ पर कॉपी में अपना उतार सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फेयर कॉपी है, इसी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।